भाइयों बहनों, आपका मेरी इस चैनल जिसका नाम है तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ, इसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई साल तक शिक्षा ग्रहण की। पिछले 50 सालों में मैंने हज़ारों रोगियों का इलाज किया। इसमें ज़्यादातर मरीज़ पेट के रोगों से ग्रस्त थे और इनमें से कुछ, खासकर बच्चे, एक ख़ास किस्म के पेट के रोग से पीड़ित थे और वो था पेट में कीड़े। तो आज मैं पेट के एक ख़ास किस्म के कीड़े से आपके बारे में बात करूँगा। यूँ तो पेट के कीड़े बहुत से होते हैं, लेकिन बच्चों में जो ख़ास किस्म का कीड़ा पाया गया उसका नाम था एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। ये यूँ तो जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा खेतों में या आपके बगीचों में जो होता है केंचुआ, तो ये बिल्कुल केंचुए के शेप का ही होता है, लेकिन केंचुए से इस साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ये जो जीवों की एक क्लासिफिकेशन है, इसमें ये कीड़े हेलमिंथ क्लास में आते हैं और ये इसके जो एडल्ट कीड़े होते हैं ये पेट के इंटेस्टाइन में ही ज़्यादातर पलते हैं, बड़े होते हैं, वही इन्फेक्शन कॉज करते हैं और वही तरह तरह के डैमेज और रोग को उपजाते हैं। ये जो एक फर्टिलाइज्ड मादा होती है, ये एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा अंडे इंटेस्टाइन में सिक्रीट कर देती है। तो भाइयों बहनों, आप समझ सकते हैं कि ये एस्केरिस रोग कितना भयानक है, कितना बड़ा साइज़ का है। इंटेस्टाइन में मेल और फीमेल दो तरह के इसमें परजीवी पैरासाइट होते हैं। ये जब आपस में फर्टिलाइज़ करते हैं तो फर्टिलाइज़ करने के बाद करीब 18 दिन में ये इन्फेक्शन पैदा करने के लायक हो जाते हैं और ये इंटेस्टाइन से कभी कभी ये बाहर भी मल के साथ आ जाते हैं और बाहर आकर उन स्थानों पर जहाँ पर कि हल्की सी गर्मी है, थोड़ा सा मॉइस्चर है, नमी है और स्थान छायादार है, वहाँ ये खूब अच्छी तरह से पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अब होता क्या है कि ये अंडे जो बाहर मिट्टी में पड़े होते हैं और वहाँ पर बरसात में या कभी तालाब के आसपास जब पानी कोई पीता है तो ये अंडे भी मुंह के रास्ते से इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं। इंटेस्टाइन में पहुंचकर ये जो इंटेस्टाइन की वॉल है उससे अपने को अटैच कर लेते हैं और जब ये बढ़ते हैं तो इंटेस्टाइन में ये छेद भी कर सकते हैं और छेद करने के बाद में फिर ये रक्त के माध्यम से शरीर के दूसरे अंगों में भी पहुंच जाते हैं, जैसे कि ये लंग्स, लीवर, स्प्लीन। ये करीब 2 हफ्ते तक उन अंगों में पड़े रहते हैं
उसके बाद में उनमें डैमेज अंगों में शुरू हो जाता है। ये जो मैच्योर पैरासाइट है ये शरीर में 1 से 2 साल तक भी पड़ा रह सकता है और बराबर इंटेस्टाइन में डैमेज करके रोग को बढ़ाता है और डैमेज करता है शरीर को। तो और ये जब मल के साथ बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद भी ये करीब 60 से 70 दिन तक जिंदा रहता है और इसके अंडे फिर दोबारा से मौका पाकर फिर इंटेस्टाइन पहुंचकर रोग को फैला सकते हैं। तो जो ये पैरासाइट रोग को फैलाता है उसमें किस तरह के सिम्टम पैदा करता है, ये पेट में पहुंच के जो पेट की जो पूरा चैम्बर है उसमें भी ये डैमेज करता है और ये लीवर और स्प्लीन में सूजन पैदा कर देता है। लंग्स को भी डैमेज करता है, तो लंग्स की क्षमता रेस्पिरेशन की कम हो जाती है, इससे अस्थमा वगैरह भी होना शुरू होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये ब्लड में भी जो इम्यून सेल्स हैं इनको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इनको भी ये डैमेज कर देता है और उसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है। तो इस रोग को इस्नोफीलिया भी कहते हैं। अगर इस्नोफीलिया है, सांस फूल रही है तो पेट में कीड़े होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा क्योंकि ये पैरासाइट बहुत तेज़ी में बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं, तो इंटेस्टाइन को ये ब्लॉक करने लगते हैं और ब्लॉक करने की वजह से पेट में कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और जब पेट में खाना बहुत देर तक पड़ा रहता है तो फिर वो सड़ने लगता है और सड़ के फिर वो एक जो भयानक रोग है गैंग्रीन, ये उसको भी ये पैदा कर देता है और गैंग्रीन जो है ये जानलेवा है। तो इस तरह से ये पैरासाइट जानलेवा भी है। इसके अलावा ये बहुत तरह की ये फूड एलर्जी भी पैदा करता है। इसके अलावा ये पैरासाइट एक और काम करता है कि जो खाना पचाने वाले एंजाइम्स हैं उनको ये निष्क्रिय इनएक्टिवेट कर देता है और यही नहीं, जो एंजाइम्स इस पैरासाइट को मार सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट ये कुछ एंटी एंजाइम को ऐसे टॉक्सिक पदार्थ पैदा करता है जिससे कि वह एंजाइम इनको डैमेज नहीं कर पाते हैं। तो देखिए पेट में पहुंचकर ये क्या करता है, इसको समझने के लिए इस चित्र में देखें कि देखिए चित्र में अगर हम ये इंटेस्टाइन का एक सेक्शन काट लें तो अंदर से क्या दिखाई पड़ता है, ये देखिए ये लहरदार ये अंदर की वॉल है इंटेस्टाइन की और इंटेस्टाइन की वॉल में ये सेल्स का एक श्रृंखला पूरी दिखाई पड़ रही है। इनको म्यूकोसल एपिथेलियल सेल कहते हैं। तो जो म्यूकोसल एपिथेलियल सेल है ये बहुत काम की चीज़ है। ये बहुत से काम करती है। ये जो एंजाइम्स हैं इनको सिक्रेट करती है। ये जो खाना पच जाता है इसको एब्जॉर्ब करके खून में मिलाती है और जो ये बहुत से पैरासाइट और इन्फेक्शन इनको अगर मार देते हैं तो ये बराबर कॉन्स्टेंटली ये डिस्चार्ज होकर इंटेस्टाइन वॉल में इंटेस्टाइन के चैम्बर में आती रहती है और नए सेल डेवलप होते रहते हैं। ये एक तरह के डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके अलावा ये पैरासाइट जो है इनमें ये भी क्षमता है
कि जो खाना इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है ये उसके अगेंस्ट भी, उसके उलट भी ये चलकर इंटेस्टाइन के ऊपरी हिस्से को भी डैमेज कर सकती है। तो अब आइए हम समझें कि इस रोग का जो पैरासाइट है, इस रोग के लक्षण क्या हैं। तो लक्षण में एक तो जैसे मैंने बताया, सांस फूलना यानी इस्नोफीलिया, बुखार, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, डायरिया यानी कि लूज मोशन होना, वज़न गिरना, बॉडी वेट गिरना, और माल न्यूट्रिशन यानी कि खाना का अंग नहीं लगना। अक्सर बच्चे खाना खाते हैं और माँ कहती है इसको अंग नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि सारा खाना ये पैरासाइट ही खा लेता है, तो बच्चों को पोषण नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से उनकी मानसिक क्षमता भी कम होने लगती है, तो उसमें अक्सर उनकी मेमोरी कम हो जाती है, तो और भी कई तरह के मानसिक रोग उनको हो जाते हैं। तो चीज़ क्या है कि आजकल जो मारने के लिए इन कीड़ों को जो मॉडर्न मेडिसिन हैं उनके कुछ नाम ये हैं, जैसे एल्बेंडाजोल है, एक मेबेंडाजोल है, एक लीवामेजोल है। इन एंटीबायोटिक से इन कीड़ों को मारा जा सकता है। अब आता है कि चिकित्सा। तो क्या है कि जो खाना हम खाते हैं अगर वो ठीक से पच नहीं पाता है तो एस्केरिस आधे पचे खाने को ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा बढ़ते हैं और रोग फैलता है। तो आधा पचा खाना भी इन रोग को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो अब यह है कि ये आधा पचा खाना अंडर फूड इंटेस्टाइन में कैसे पैदा हो जाता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। तो चीज़ है कि मेरा एक वीडियो इसी चैनल पे है, उसको आप देखें। उस वीडियो का नाम है डाइजेशन। इसको आप देखें। इसमें मैंने क्या बताया है कि पहला आप खाना मुंह में खूब चबा कर खाएँ, इतना चबाएँ कि खाना पेस्ट ऐसा बन जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो पेट में पहुँच कर ये खाना पच सकता है। तो आधा पचा खाना जब नहीं बनेगा तो ये जो इंटेस्टाइन में जो पैरासाइट है ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो पहला तो ये है कि खाने खूब देर तक पचाएँ, और दूसरा क्या है कि दो खाने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप ज़रूर रखें। और इसके अलावा खाना आपकी जो खाने पेट की क्षमता है उसे खाना आधा ही खाएं, पूरा भरपेट खाना ना खाएं। और इसके बाद में एक और है कि जो मैंने एक इसी चैनल में इसी वीडियो में मैंने एक डाइट चार्ट दिया है, उस डाइट चार्ट को फॉलो करें। तो उसमें मैंने सब कुछ लिखा है कि क्या क्या किस किस टाइम पे खाएं। तो ऐसा करते हैं तो आपको एस्केरिस का रोग बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आइए, एक और कारण है जिसकी वजह से ये रोग बहुत तेज़ी में फैलता है, वो है टेंशन। तो क्या है कि जब हम टेंशन से ग्रस्त होते हैं तो क्या होता है कि हमारी खून की नलिकाएँ सिकुड़ जाती हैं। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंगों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, तो वो धीमे धीमे करके वो निष्क्रिय हो जाते हैं, यहाँ तक कि सेल्स उनके मरने लगते हैं और फिर अनेक तरह के भयानक रोग भी पैदा होने लगते हैं। तो अब चीज़ क्या है कि उसको ठीक करने के लिए क्या करें आप। तो एक तो ये है कि जो मैंने इसी चैनल पर एक और वीडियो डाला है जिसका नाम है स्ट्रेस, इसको देखें। इसमें मैंने कुछ मेडिटेशन ध्यान की क्रिया बताई है, आप इसको देखें। वो जो डायरेक्शन बताए गए हैं उनके हिसाब से आप मेडिटेशन करें, देखिए आपको टेंशन कंट्रोल करने में बहुत सफलता मिलेगी। तो आइए, तो अब जो मेरे पास में जो रोगी आते हैं तो उनका मैं क्या करता हूँ।
तो पहला तो ये है कि मैं उनसे कहता हूँ पहले तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर जो इस पैरासाइट की नॉन एंटीबायोटिक्स दवाएँ हैं, मेडिसिन हैं, जो मैंने बताया आपको, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, डिमेमेजोल, इसको खाकर पहले एक बार कीड़ों को पहले मार दें। और उसके बाद में आए तो मैं उनको क्या करता हूँ कि पहले तो उनकी मैं काफ़ी उनसे बातचीत करके, काउंसलिंग करके उनका टेंशन कम करने का प्रयास करता हूँ। और उसके बाद मैं उनको ये बताता हूँ कि खाने खूब देर तक चबाएँ, और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं मेरे वीडियो डाइजेशन में उनको बताता हूँ मैं, डाइट चार्ट के बारे में बताता हूँ मैं। उसके अलावा उनसे भी कहता हूँ कि आप हाथ को बराबर धोते रहें, ख़ासकर खाना खाने के पहले और मल त्यागने के बाद। ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये अंडे के पैरासाइट के हमारे मुंह के थ्रू इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद में जो मैं अगला काम करता हूँ कि इनके शरीर में जो तरह तरह के जो टॉक्सिक पदार्थ बन गए हैं इस पैरासाइट से और दूसरे बैक्टीरिया से, इनकी सफाई करूँ। क्योंकि अगर इनकी सफाई हो जाएगी तो फिर जो शरीर में रक्त की सप्लाई जो नलिकाओं द्वारा होती है वो बढ़ जाएगी, तो सेल्स फिर निष्क्रिय नहीं होंगे, ऑर्गन भी निष्क्रिय नहीं होंगे और आप स्वस्थ होने लगेंगे और पैरासाइट से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो इसके लिए सफाई के लिए योग में एक षटकर्म की क्रिया बताई गई है। इसमें 3 क्रियाएं होती हैं, एक है नेति, एक है कुंजल, एक है शंख प्रक्षालन। इसको किसी अपने एक्सपर्ट योग गुरु के द्वारा ही इसको आप करें तो देखिएगा कि आपको इस रोग से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। इन क्रियाओं के बाद भी कुछ आसन भी करने होते हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े और ये इन्फेक्शन जल्दी दूर हो जाए। इसके लिए कुछ आसन भी करने होते हैं, जैसे पवन मुक्तासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्य प्रणाम, भुजंगासन और सर्वांगासन। कुछ प्राणायाम भी करने होते हैं, जैसे कि नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी और उज्जाई। तो आहार के बारे में मैंने बताया, आहार का भी बहुत ही आप पालन करें तो जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपके इलाज से ज़्यादा परहेज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको परहेज़ के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप इस पैरासाइट से, इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तो चीज़ क्या पहले से बताया मैंने कि आप जो मल से, जो इन पैरासाइट से प्रदूषित पानी है, इसको पीने से बचें। अगर आपके क्षेत्र में ये रोग फैल रहा है तो पानी को उबाल के पिएं। खाना खाने के पहले और मल त्याग के बाद में हाथों को ठीक से धोएं। खाना बिल्कुल ताज़ा गर्म खाएं, बासी खाना ना खाएं। तला और मैदा युक्त या फास्ट फूड ना खाएं। खाना आधा पेट ही खाएं। जो खाने के बीच में 3-4 घंटे का गैप दें और खाना खूब चबा खाएं। तो भाइयों बहनों, अगर ये सब आप प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं तो निश्चित मानिए कि आप इस रोग से मुक्त रहेंगे। अब जो चीज़ ये है कि ये पैरासाइट इतनी तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए इसको रोकने के लिए बेस्ट यही है कि आप पूरा परहेज़ करें और इस रोग को कंट्रोल करें। भाइयों बहनों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें। इसके लिए जो नीचे बेल आइकॉन दिया है, इस बटन को दबाएं और मेरे इस वीडियो को देखें और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसको फॉलो करें। निश्चित मानिए आप इस रोग से मुक्ति पा जाएंगे। मैं कामना करता हूँ कि आप एस्केरिस के रोग से मुक्ति पाएँ। आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।